सो हेलो गाइस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने इंडियन पॉलिटी की क्लासेस को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आज के लेक्चर से पहले हमने दो लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, जो बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ही रिगार्डिंग है, जिसमें हमने एक्ट 1858 तक पढ़ चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम फर्दर जो इसके आगे एक्ट हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट लाई थी उनके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर एक्ट 1861 टू 1909 तक होने वाला है। ठीक है, सो लेक्चर शुरू करने से पहले पहले मैं आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है, 1857 में रिवोल्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ हम सबको पता है। सो 1857 का जब रिवोल्ट होता है, सो ब्रिटिशर्स के माइंड में ये डर बैठ जाता है कि अब यहाँ पे जो है रूल करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। ठीक है, सो इस चीज़ को टैकल करने के लिए ब्रिटिशर्स जो है वो पॉलिसी के साथ आती है, और जिसमें यही चीज़ वो मेंशन करते हैं कि अब जो है जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का, उसमें वो क्या करेंगे, इंडियंस को इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे वो, इंडियंस को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो इसलिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो 3 एक्ट्स लाते हैं। ठीक है, जो जिन्हें इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, सो हम इसी चीज़ के रिगार्डिंग पढ़ेंगे आगे। राइट, तो चलिए पहला इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 पढ़ लेते हैं। इसके फीचर्स में देखिए पहली क्या चीज़ थी, बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, उसमें इंडियंस को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। देखिए अब ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए वाइसराय जो है, ठीक है, वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे इस टाइम पे। ठीक है, वाइसराय क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, नॉमिनेट करेंगे, किसे करेंगे, इंडियंस को करेंगे। ठीक है, वाइसराय नॉमिनेट करेंगे इंडियंस को अपनी काउंसिल में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, वाइसराय नॉमिनेट करेंगे किसे, इंडियंस को अपनी काउंसिल में। ठीक है, और देखिए लॉ मेकिंग प्रोसेस है तो किस में किया जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस तो किस में किया जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है ऐड किया जाएगा इंडियंस को। ठीक है, सो पहले जो इंडियंस जो ऐड किए गए थे उनके कुछ नाम्स हैं, जैसे कि राजा ऑफ बनारस। राइट, पहले हैं राजा ऑफ बनारस, दूसरे हैं महाराजा ऑफ पटियाला। देखिए मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप बस जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा और इसी तरह से अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, महाराजा ऑफ पटियाला। एंड द थर्ड वन इज सर दिनकर राव। ठीक है, पहले थे राजा ऑफ बनारस, दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला और तीसरे थे सर दिनकर राव। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि राजा ऑफ बनारस को लाया गया, महाराजा ऑफ पटियाला को लाया, पर सर दिनकर राव कौन थे, इनके रिगार्डिंग में थोड़ा सा बता दूं आपको। देखिए सर दिनकर राव जो थे वो एक फेमस पॉलिटिशियन थे। क्या थे, फेमस पॉलिटिशियन। ठीक है, कहाँ के, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के। कहाँ के थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के। ठीक है, अब देखिए इनको इंक्लूड करने का एक यही मतलब जो है सामने आता है कि 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे ये लॉयल थे, किसके लिए, लॉयल टू ब्रिटिशर्स। ठीक है, जो सर दिनकर राव थे वो 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे लॉयल थे, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, तो इन्हें इंक्लूड किया गया। दूसरी चीज देखते हैं, इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास। अब देखिएगा, जब 1773 का एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, तो इसे कहा गया था फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, क्या कहा गया था इसे, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। और जो 1833 का एक्ट आया था उसे कहा गया था फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, 1833 का जो एक्ट आया था उसका कहा गया था फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया गया कि डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है और लेजिस्लेटिव पावर को जो है वो रिस्टोर कर दिया गया। बट पहले जो दो एक्ट थे 1773 से जो 1833 के एक्ट में, उनमें क्या था कि जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी पावर क्या कर ली गई थी, उनसे छीन ली गई थी। क्या कर ली गई थी, डिप्राइव कर ली गई थी। ठीक है, तो क्या हुआ था, बॉम्बे और मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर को क्या किया गया था, डिप्राइव कर लिया गया था। बट 1861 के काउंसिल एक्ट में क्या किया गया था, ठीक है, कि जो पावर्स थी इनकी, जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी इनकी, वो
रीस्टोर उन्हें वापस दे दी गई। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, क्या किया गया था? प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। ठीक है, इन तीनों जगह के में न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। ठीक है, कहाँ कहाँ? बंगाल, NWFP एंड पंजाब। अब देखिए कब कब बनाई गई थी, मैं ये चीज़ें आपको बता देता हूँ। बंगाल में 1862 में बनाई गई, NWFP में 1886 में बनाई गई और पंजाब में 1897 में बनाई गई। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। गिव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया। अब हमें ये जानना जरूरी है कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देखिए बेसिकली पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो 1859 में आया था। ठीक है, देखिए होता क्या पोर्टफोलियो सिस्टम में, जो वाइसरॉय काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो वाइसरॉय काउंसिल के मेंबर्स होते हैं उन्हें इंचार्ज बना दिया जाता है। कितने का? उन्हें इंचार्ज बना दिया गया, वन और मोर डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या कर दिया गया? उन्हें इंचार्ज बना दिया गया एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का। ठीक है, और उनके क्या किया गया? उन्हें फाइनल ऑर्डर इशू करने की वो दे दी गई, एक तरह से परमिशन थी। मतलब वो अब वो फाइनल ऑर्डर इशू कर सकते थे, किसके बिहाफ पे? काउंसिल के बिहाफ पे। ठीक है, क्या कर सकते थे? वो फाइनल ऑर्डर इशू कर सकते थे ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए ऑर्डिनेंस जो है वो आज भी इशू किए जाते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, कैसे इशू किए जाते हैं, कब इशू किए जाते हैं, वो हम फर्दर पढ़ेंगे। आज के टाइम पे कौन इशू करता है वो भी चीज़ फर्दर पढ़ेंगे। बट अभी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग जो चीज़ है वो कही गई कि जो वाइसरॉय को पावर दे दी गई, क्या? इशू ऑर्डिनेंस करने की विदाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के कॉन्फ्रेंस के बिना वो इशू ऑर्डिनेंस कर सकते थे। ठीक है, सो ये बेसिकली जो चीज़ें थी हमारे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं कुछ। देखिए पहला क्या था? इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, क्या था? इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, क्या किया गया कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, बाकी मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग मैं चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए ऑर्डिनेंस का उस टाइम पे जो था, वो जो लाइफ थी ऑर्डिनेंस इशू करने की, वो थी 6 मंथ्स तक। ठीक है, उस टाइम जो लाइफ थी कितनी थी? 6 मंथ्स तक थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन बन सकता है इस चीज़ से भी। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ रहे थे कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, ठीक है, क्या किया गया? उनका नंबर इंक्रीज कर दिया गया। कहाँ पे? सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन एक चीज़ हमें समझना बहुत चीज़ ज़रूरी है कि अभी भी जो मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स की ही थी। ठीक है, चाहे नंबर इंक्रीज किया गया बट द मेजॉरिटी जो थी वो ऑफिशियल मेंबर्स की ही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फंक्शन थे उन्हें इंक्रीज कर लिया गया। अब क्या वो फंक्शन थे वो देख लेते हैं। पावर टू डिस्कस बजट, अब वो बजट को डिस्कस कर सकते थे। एंड एड्रेस क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते थे, ये उन्हें पावर दे दी गई। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव। अब देखिए जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की नॉमिनेशन करनी थी, ठीक है, अब वो चीज़ कौन करेगा? ठीक है, और किसके रिकमेंडेशन पे करेगा, ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बारी आएगी तो इसमें जो है, जो नॉमिनेट करेगा वो करेंगे वाइसरॉय। ठीक है, कौन करेगा? वाइसरॉय। और किसके रिकमेंडेशन पे करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो करेगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एंड ठीक है, किस किस के रिकमेंडेशन पे करेगा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर। ठीक है, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। थोड़ा ये होच पोच हो गया बट आप समझ लीजिएगा, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है,
प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर कॉमर्स, ठीक है, इनके रिकमेंडेशन पे जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे, किसके द्वारा? वाइस रॉय के द्वारा, ठीक है। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो किए जाएंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, वो कौन करेंगे? वो करेंगे गवर्नर, ठीक है। कौन नॉमिनेट करेंगे? गवर्नर, ठीक है। और गवर्नर किसके कहने पे करेंगे या किसके रिकमेंडेशन पे करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है, सबसे पहले है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, सेकंड है म्युनिसिपैलिटीज सेकंड, थर्ड वन है जमींदार्स, ठीक है, फोर्थ वन है यूनिवर्सिटीज ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज चैम्बर्स, ठीक है। सो ये सब मिलकर रिकमेंड करेंगे किसको? गवर्नर को, किसके लिए? नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट करने के लिए, ठीक है। कहाँ पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है। चलिए अब हम आगे का एक्ट पढ़ते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट जो हमारा आज का जो हमारा लास्ट एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अब हम नॉन ऑफिशियल मेंबर को तो नॉमिनेट कर रहे हैं, बट एक स्टेटमेंट यहाँ पे और दी जाती है। वो स्टेटमेंट थी कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं, ठीक है, जो नॉमिनेट हो रहे हैं कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, उनके जो हैं लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन किया गया, ठीक है। लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन किया गया, किसका? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का। कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बट एक क्वेश्चन आता है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि क्या कभी इलेक्शन वर्ड का यूज किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। अब यूपीएससी ने आपको स्टेटमेंट दे दी डेट इलेक्शन वर्ड का यूज जो है इस टाइम पे किया गया था, तो क्या किया गया था? नहीं किया गया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इलेक्शन वर्ड का यूज कहीं भी नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब इलेक्शन की जगह कौन सा वर्ड यूज किया गया है? डेट इज नॉमिनेटेड, ठीक है। इलेक्शन की जगह कौन सा वर्ड यूज किया गया है? नॉमिनेटेड, ठीक है। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो इस पे थोड़ा फोकस आप करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मैंने क्या बताया? मोरले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। देखिए, मोरले कौन थे? मोरले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो मिंटो कौन थे? वो थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और ये वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसका फीचर पढ़ लेते हैं। पहली बात थी कि कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज और इंक्रीज किया गया, कहाँ पे? सेंट्रल में और प्रोविंशियल में, ठीक है। अब सेंट्रल में तो ठीक है, बताया गया था कि 16 to 60 कर दिया गया, बट इन प्रोविंशियल नॉट यूनिफॉर्म, कोई यूनिफॉर्म नहीं था, कितना भी हो सकता है, इंक्रीज किया गया बट यूनिफॉर्म नहीं था। बट सेंट्रल में 16 टू बढ़ा के कितना कर दिया गया? 60, ठीक है। एक और चीज़ हमें इसमें समझना ज़रूरी है, सेंट्रल में अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी थी, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी नहीं थी, अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी थी सेंट्रल में, लेकिन प्रोविंशियल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, ठीक है। सेंट्रल में ऑफिशियल मेजोरिटी एंड इन प्रोविंशियल नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, ठीक है। और कुछ पावर्स भी दी गई डेट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ठीक है, दे कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड मूव रेजोल्यूशन ऑन बजट, ठीक है। वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे और क्या कर सकते थे? रेजोल्यूशन मूव कर सकते थे, किस पे? बजट पे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा लास्ट। प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स, ठीक है। देखिए, पहले तो लेजिस्लेटिव में दिया गया, पहले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को ऐड किया गया, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी ऐड किया गया, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे वाइसरॉय में और प्रोविंशियल लेवल में गवर्नर्स के अंदर, ठीक है। तो जो पहले इंडियन थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर गए थे, वो कौन थे? सत्येंद्र, रुको मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ नीचे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। ये पहले ऐसे इंडियन थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किए गए थे,
ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये बहुत फैक्ट है, ये छोटे जैसे एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह के जो एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। एंड द लास्ट वन इज introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate। ठीक है, अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी गई फॉर मुस्लिम्स, याद रखिएगा किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। देखिए अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए अगर रख लीजिए कोई मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा है, या मुस्लिम कैंडिडेट कोई खड़ा है, ठीक है, सो उसको अब क्या होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर क्या होगा कि उसको सिर्फ जो मुस्लिम्स लोग हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन है, सिर्फ वही उन्हें वोट करेगी और कोई उन्हें वोट नहीं करेगा, या कोई और रिलीजन का उन्हें कोई और वोट नहीं करेगा, मुस्लिम उस कैंडिडेट को, ठीक है, मुस्लिम पॉपुलेशन ही वोट करेगी। इसका मतलब होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। 1857 का रिवोल्ट हुआ, हमने ये चीज़ समझ ली। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर बैठ गया कि अब ऐसे रूल नहीं किया जा सकता, उन्हें इंडियंस को इंक्लूड करना स्टार्ट किया, जो एक कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। बट आपको क्या लगता है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद था? देखिए डिवाइड एंड रूल की गेम तो वो अभी भी खेल ही रहे थे। ठीक है, डिवाइड एंड जो रूल की गेम थी वो तो अभी भी खेल ही रहे थे। और वो कैसे, ये देखिए लास्ट जो हमने पॉइंट लिखा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। एक तरह से मतलब रिलीजन को बांट ही रहे थे ना वो, कि अब मुस्लिम्स को जो है वो सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही वोट करेगी और कोई वोट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये डिवाइड एंड रूल की गेम वो अभी भी खेल रहे थे, जिससे उन्हें पता था कि अगर अपना जो रूल है वो लंबे समय तक चलाना है तो डिवाइड एंड रूल करना ही पड़ेगा। तो उनकी जो एक गेम्स थी ये अभी भी कंटिन्यू ही चल रही थी। ठीक है, और आगे के आने वाले हम एक्ट्स में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ इन्होंने मुस्लिम के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया है, आगे चल के एंग्लो इंडियंस या फिर सिख वगैरह जो हैं और जो रिलीजन वगैरह हैं उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट लाए थे। लेकिन जब डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया तो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था, उसके रिगार्डिंग हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। सो आई होप आपको आज की क्लास जो है वो समझ आई होगी। मैंने देखिए पूरा डिटेल्ड में आपको चीज़ें बताई हैं, जो जो पॉइंट ऑफ व्यू यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैंने वो हर चीज़ इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है, सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर समझ नहीं आया है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई, ताकि मैं उसे दोबारा से रिपीट कर सकूं। ठीक है, मैं अभी भी ये चीज़ कंटिन्यू बोलता ही रहूँगा कि देखिए मेरे पूरे 100% एफर्ट्स हैं। ठीक है, और आई वांट कि आप भी अपने 100% एफर्ट्स लगाएं, ताकि क्या हो कि आप अपना यूपीएससी या कोई भी अदर एग्ज़ाम है उसे आप क्या कर लो, क्लियर कर लो। ठीक है, सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।